नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मैं एक कहानी पर काम कर रहा था, लेकिन वो कहानी इतनी लंबी है कि उसे एक साथ रिकॉर्ड करना और आपके सामने पेश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल जा रहा था। तो इसलिए मैं उसी कहानी का पहला भाग आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उसका अगला भाग आने वाले 2 दिनों में ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए कहानी का मजा लीजिए। तो अब बिना वक्त जाया किए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम श्रीकांत विश्वास है और ये कहानी मेरे साथ घटी एक घटना पर आधारित है। हम सभी ये मानते हैं कि भूत प्रेत कभी नहीं होते। एक वक्त तक मैं भी यही मानता था। उन दिनों मेरी एक नई जगह पर पोस्टिंग हुई थी। वहां ज्वाइन किए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं अपने केबिन में बैठा झपकियां ले रहा था। हेलो जी, मैं कटनी गांव से बोल रहा हूँ। यहाँ किसी लड़के की मौत हुई है। कटनी में कहाँ पर? जी वहाँ गांव के बाहर जो पुरानी खोटी है ना, वहीं पर। किसकी मौत हुई है? जी इतना तो मुझे भी नहीं पता। बस मुझे आपको खबर करने को कहा गया था। सो कर दी। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम पूछते ही सामने वाले ने धड़ाम से फोन नीचे रख दिया। मेरी नाइट ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी और तभी किसी को मरना था। साला नसीब ही खराब है। मैंने कॉल की रिपोर्ट दर्ज कर कागज वहीं एक ड्यूटी के सिपाही को पकड़ाया और उसे ऊपर के थाने में रिपोर्ट करने को कहा। मैंने वहीं पर लेटे एक हवलदार को जगाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। बाहर आया तो याद आया कि मेरी गाड़ी का ऑयल रात में ही खत्म हो गया था, तो मैंने हवलदार को गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। अब ये वक्त वो था जब पुलिस वालों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। कहीं आना जाना हो तो साइकिल से ही काम चलाना पड़ता था। तो हवलदार साइकिल लेकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं भी चुपचाप जाकर साइकिल पर बैठ गया। कुछ आधे घंटे बाद हम गांव में उस कोठी के पास पहुंचे। मैं दूर खड़े होकर ही हर एक चीज को गौर से देखने लगा। देखा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं कोठी के पास एक शव पड़ा हुआ था। कोठी का दरवाजा खुला था और कोठी के अंदर कोई औरत थी जो शायद पूजा कर रही थी। उम्र से यही कोई 30 साल की लग रही थी, लेकिन उसके बर्ताव से यह लग रहा था कि उसे इस मौत का कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं थी। मतलब साफ था कि ये इस आदमी को जानती नहीं थी। मैं उस औरत को देखता हुआ उस लाश के पास चला गया। वहां गांव के प्रधान और कुछ लोग खड़े थे। मेरे वहां जाते ही सब पीछे हट गए। मैंने लाश के करीब बैठते हुए बारीकी से उसे देखा। लाश का शरीर सीधा था तो उसका सर पूरी तरह से उल्टा घुमा हुआ था। मतलब गर्दन को तोड़कर पूरी तरह से मोड़ा गया था और उसका सर, उसका चेहरा जमीन में धंसा हुआ था। थोड़ी गंदी बदबू भी आ रही थी। पांव पर और छाती पर पंजों के खरोंचने के निशान थे। सर के पास, जख्मों पर और शरीर के नीचे के हिस्से के पास बहुत ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही थी। मैंने हवलदार को उसे उल्टा करने को कहा तो उसने अपने हाथ के डंडे के सहारे उसे उल्टा करने की कोशिश की, लेकिन वो लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि वो जरा भी हिली नहीं। तो मैंने वहीं खड़े एक आदमी से पूछा, कौन है ये? एक आदमी आगे आते हुए बोला, पता नहीं, चेहरा कहाँ देख पाए हैं। जब से आए हैं तब से ऐसा ही उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब शरीर सीधा है लेकिन सिर उसका जमीन में धंसा हुआ है। मैंने अपने सर को खुजाते हुए कहा, अच्छा, जाओ कोई चाय का बंदोबस्त करो। वो कहते ही गांव के प्रधान जी आगे आकर खड़े हो गए। अभी कर देते हैं साहब। और उन्होंने अपने पास खड़े अपने ही एक चमचे को इशारे में चाय लाने को कहा। वो भी उनका इशारा समझकर दौड़ता हुआ गांव की तरफ चला गया। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, क्या यह कोई नहीं जानता कि ये कौन है? तभी वहां कोठी में जो औरत थी वो दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। तब मेरी आंखों में वही सवाल था कि ये मरा हुआ आदमी कौन है। पर वो तो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो वो मेरा खून ही कर देगी। मैंने अपना गला साफ करते हुए पूछा, जी क्या आप इसे जानती हो? वो औरत भले ही 30 साल की लग रही थी,
लेकिन उसकी सुंदरता किसी 20 साल की लड़की से कम नहीं थी। वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही फिर से कोठी के अंदर चली गई। उसके जाते ही प्रधान जी थोड़ा उछलते कूदते मेरे पास आ गए और फिर मेरे कान के पास खड़े होकर धीमी आवाज में उन्होंने कहा, साहब, ये तो चित्रा है, अभी अभी यहां रहने चली आई है, लेकिन गांव में किसी से कोई बात नहीं करती। सौंदर्य का बड़ा घमंड है इसे। सुना है कि उसके पति की हाल ही में मौत हुई है। उसके कुछ साल पहले उसके 2 बेटों की भी मौत हो गई थी, किसी हादसे में शायद। मैंने उसे चुप कराने के लिए कहा, इतनी जानकारी ठीक है, बाकी हम निकलवा लेंगे। लेकिन प्रधान जी तो उछल उछल कर बताए जा रहे थे, अरे साहब, आपको नहीं पता इस कोठी के बारे में। तो मैंने उनका सर पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा ना, इतनी जानकारी ठीक है। तब जाकर प्रधान जी ने अपने पीछे देखा तो वो औरत फिर से अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही वो मेरा इशारा समझ गए और फिर शांत होकर पीछे भीड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उस औरत ने अपने हाथ की चाय की प्याली रूखेपन से ही मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चाय की प्याली को अपने हाथ में ले लिया। तभी प्रधान जी का सेवक हाथ में एक लोटा लिए हुए वहां पर दौड़ता आ पहुंचा और हाँफते हुए ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी हाथ की चाय की प्याली की ओर इशारा करते हुए उसे कहा, जाओ और अब नाश्ते का बंदोबस्त करो। मेरे हाथ में चाय की प्याली को देख वो जैसे आया था वैसे ही दौड़ता हुआ वापस चला गया। वो औरत तब फिर से अपने कोठे के अंदर जाने लगी। मैंने चाय का एक घूंट पीते हुए उन्हें आवाज दी, जी बस 2 मिनट रुकिए। उन्हें लगा कि मैं चाय की प्याली ले जाने के लिए उन्हें रोक रहा हूं, पर तभी मैंने हवलदार को लाश को उल्टा करने का इशारा किया। हवलदार ने वहां खड़े एक आदमी को सहारे के लिए अपने पास बुलाया और फिर उन दोनों ने मिलकर उस लाश को सीधा कर दिया, मतलब उसका सर सीधा कर दिया ताकि उसका चेहरा दिखाई दे सके। पर सर सीधा होते ही भग करके एक गंदी बदबू हवा में फैल गई। सबने अपनी अपनी नाक पकड़ ली। वो बदबू असल में लाश के सड़ने की कम थी, पर उसके पैंट में जो उसने गंदगी की थी उसकी ज्यादा आ रही थी। लाश का चेहरा देख खुद मुझे भी उल्टी जैसा हुआ। अबे ये क्या है बे? ऐसा भी कोई मारता है क्या? उस लाश का कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरे का पूरा मांस नोचा गया था। चेहरे की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। दोनों आंखें गायब थी। चेहरे का खून सूख कर काला पड़ चुका था। मैंने चाय की प्याली को साइड में रखते हुए कहा, अब है कोई इसे पहचानने वाला? उन सब ने नजर चुराते हुए उसे पहचानने की कोशिश की। असल में वो लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसकी तरफ देखा तक नहीं जा रहा था। फिर बिना आवाज किए सबने अपनी अपनी गर्दनें ना में हिलाई, क्योंकि सबने अपने हाथ से अपने नाक और मुंह को ढक रखा था। मैंने प्रधान जी को कहा, मैंने जिला प्रशासन को और थाने को खबर कर दी है। पंचनामा करने के लिए वहां से कोई ना कोई आता ही होगा। तब तक आप इस जगह का ध्यान रखिए। अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हम घर जा रहे हैं। भानुजी, आगे की कार्यवाही आप कर लीजिए। अब आगे की इंक्वायरी लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और लाश की पहचान होने के बाद होगी। मैंने हवलदार को कुछ सूचनाएं दी और वहां से निकल पड़ा। असल में मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरे निकलते वक्त प्रधान जी का सेवक फिर से दौड़ा दौड़ा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे तो यही खूनी लगता है, बार बार आने में लेट हो रहा है। मेरी बात सुनते ही वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस वक्त मेरा सारा ध्यान उस औरत के चेहरे पर था। असल में मैं ये देखना चाहता था कि मेरी बात का उस पर क्या असर हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे की एक रेखा तक नहीं हिली। वो उसी गंभीरता से बिना पल के झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने सेवक के हाथ का वो डिब्बा लिया और उसे कहा, अबे गिड़गिड़ाओ मत, मजाक भी नहीं समझते क्या? और मेरी बात सुनकर वो रोते रोते ही हंसने लगा और पीछे चला गया। मैं वहां से साइकिल लेकर सीधा अपने सरकारी क्वार्टर पर गया। मुझे केस इतना उलझा हुआ तो नहीं लग रहा था। देखो, बात ऐसी है
कि गांव इलाकों में ज़्यादातर पैसे या फिर ज़मीन जायदाद के लिए खून होते हैं, और खून भी किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या फिर किसी दुश्मन ने ही किया होता है। ये 150 लोगों के बीच में चोर या खूनी को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। तो ऐसे मामलों में खामखा अपना दिमाग लगाना मतलब वक्त ज़ाया करने जैसा है। ये सोचकर मैं नाश्ता खाकर आराम से बिस्तर पर लेट गया। दिन भर आराम करने के बाद रात मैं ड्यूटी पर चला गया। मेरे जाते ही हवलदार भानु ने एक रिपोर्ट मेरे सामने रख दी और वो मुझे अपडेट देने लगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास पूछताछ की पर किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वहां क्या हुआ है, और कोई उसे पहचानता भी नहीं था। लोग सीधे सीधे कहने से डर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो कोठी भूतिया है। ये शब्द सुनते ही मैंने पंचनामा से नजर हटाकर हवलदार के मुंह की तरफ देखा। अबे भूतिया नहीं, अकल से तुम भूतिया लगते हो। साले अनपढ़ गवार, कुछ सबूत मिला नहीं कि लगे भूतिया भूतिया चिल्लाने। अबे पहले कुछ ढूंढो तो सही। हवलदार भानु ने अपनी सफाई में कहा। जी मेरा नहीं, उन गांव वालों का यह कहना है। मैंने रिपोर्ट नीचे टेबल पर रखते हुए कहा। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट में हम ये लिख दे कि उस आदमी का खून जो है वो किसी भूत ने किया है, और भूत को तो हम गिरफ्तार कर नहीं सकते, और अगर उसे पकड़ना है तो उसके लिए हमें मरना पड़ेगा। समझ रहे हो? अरे डिपार्टमेंट हमको भूतिया बोलने लगेगा। अच्छा रहने दो, लोगों के स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड किए कि नहीं? रिपोर्ट के पन्ने पलटते हुए भानु बोला। जी बाकी किसी का तो नहीं लिए, क्योंकि कोई उसे पहचानता ही नहीं था और न ही किसी ने उस घटना को होते हुए देखा था। पर मकान मालकिन का लिए है, वही चित्रा जी, जिनकी कोठी के बाहर वो लाश मिली थी। यही सही काम किए हो। ऐसा कहते हुए मैं उस औरत की स्टेटमेंट को पढ़ने लगा। चित्रा कृष्णा राव। अब मैं पूरा स्टेटमेंट यहां पढ़कर नहीं सुना पाऊंगा, पर उसमें क्या लिखा था वो आपको बताता हूं। बीच रात मुझे घर की माड़ी पर किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाजें सुनाई पड़ी। वक्त यही कोई 1 बजे के करीब का था। उसके बाद कोई तेजी से यहां वहां दौड़ने लगा। फिर कुछ देर बाद सब कुछ एकदम से शांत हो गया, पर मैं वहां अकेली होने के कारण मुझे अपने कमरे से बाहर जाने से डर लग रहा था। इसलिए मैं सुबह होने तक अपने कमरे में ही थी। सुबह जब मैंने उठकर देखा तब मुझे पता चला कि कोठी के बाहर किसी की लाश पड़ी हुई है। मैंने राह चलते एक आदमी को उस लाश के बारे में बताया और उसे ही गांव के सरपंच को खबर करने को कहा। बाकी उसके साथ क्या हुआ था वो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। वो आदमी कौन था, उसकी जान किसने ली है, और वो उस रात वहां क्या कर रहा था ये तक मुझे पता नहीं है। उस स्टेटमेंट को पढ़कर मैंने भानु के कंधे को पकड़ते हुए कहा, जैसा सोचा था ना ठीक वैसा ही स्टेटमेंट दिया है। मतलब देखो, जैसे हर पागल कहता है ना कि मैं पागल नहीं हूं, जैसे हर खूनी कहता है कि मैं खूनी नहीं हूं, इस मैडम ने भी ठीक वैसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया है। तब भानु ने कहा, साहब ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो प्राइमरी स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट तो आना बाकी है। मैंने भानु के कंधे को हिलाते हुए कहा, भानु जी, हमारे मराठी में एक कहावत है, शीतावरून भाताची परीक्षा होते। मतलब जानते हो, चावल पका है कि नहीं ये जानने के लिए पूरे चावल को दबाकर देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 1-2 दानों से पता चल जाता है। ठीक उसी तरह एक गलती ही केस को सुलझाने के लिए काफी होती है। हमें अब बस सबूत को ढूंढना है और फिर केस अपने आप बंद हो जाएगा। मुझे उस रात जरा भी नींद नहीं आ रही थी। हर बार मेरी नजरों के सामने चित्रा जी का चेहरा आ रहा था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या वो किसी का खून कर सकती है। वैसे तो उनके साथ हाल ही में बहुत कुछ बुरा हुआ था। अपने बच्चों को खो देना, पति को खो देना, मतलब इस बात का उनके दिमाग पर जरूर कोई बुरा असर पड़ा होगा। ये खून उसने किया है या नहीं ये पता नहीं, पर फिलहाल शक तो उन्हीं पर जा रहा था। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं कटनी गांव चला गया और वारदात की जगह जाने के बजाय मैं सीधा प्रधान जी के घर पहुंचा। प्रधान जी और मैं साथ में ही कुर्सी डालकर वहीं एक पेड़ के नीचे आंगन में बैठ गए। वो सेवक फिर से पानी लेकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर हंसते हुए ही उसने पानी का ग्लास आगे किया।
प्रधान जी ने उसे हटकते हुए कहा, अबे गिलास रख और जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ, और इस बार जल्दी आना। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मैंने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, जी कुछ खास नहीं। उस दिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी तो सोचा कि आज पूरी कर लेते हैं। अच्छा, वो चित्रा जी वाली? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर प्रधान जी का चेहरा खिल उठा। अरे साहब, ये जो चित्रा है ना, इसे तो मैं बचपन से जानता हूं। इसके माता पिता भी बड़े खानदान से थे, बड़े अमीर लोग थे। जब ये दोनों छोटी थी ना, तब उन्होंने ही गांव के बाहर ये कोठी बनवाई थी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल उभर आया, वो दोनों कौन? दोनों? जी पिताजी कृष्णाराव और माताजी संध्या। नहीं नहीं, आपने अभी कहा ना वो दोनों छोटी थी तब। ये दोनों छोटी कौन? अच्छा अच्छा, अरे मतलब कृष्णा जी और संध्या जी की दो बेटियां थी। एक का नाम माया था और दूसरी का नाम चित्रा। ये वही चित्रा है, उनकी सबसे छोटी बेटी। माया की तो जवानी में ही मौत हो गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि उसकी मौत भी कुछ इस तरह ही हुई थी। उसके भी चेहरे की चमड़ी गायब थी। उसकी मौत को अब कुछ 5 या 6 साल बीत गए होंगे। माया की मौत के कुछ 3-4 महीनों बाद ही उसके माता पिता का भी देहांत हो गया था। उन्हें अपनी बेटी का सदमा लगा था, पर तब सुनने में आया था कि माया की शादी तय हुई थी और उसके होने वाले पति के साथ चित्रा का कोई चक्कर चल रहा था। और फिर यही चित्रा अपनी बहन के होने वाले पति के साथ भाग गई थी। वो तो लाख कहती है कि माया मरने से पहले बीमार थी, पर हमें तो लगता है कि इसी ने माया को भी मारा होगा और इसीलिए उसे श्राप लगा होगा। ऐसे ही थोड़ी ना किसी के पति और बेटों की मौत हो जाती है। मैंने सर को हाथ लगाते हुए कहा, अरे बाप रे, मतलब ये मुझे जितना आसान लग रहा था उससे कई ज्यादा पेचीदा है। अब तो शायद माया को भी ढूंढना पड़ेगा। तभी प्रधान का सेवक चाय नाश्ता लेकर मेरे सामने आ गया और उसने कहा, साहब पर वो तो कब की मर चुकी है। मैंने सेवक के हाथ से नाश्ते की थाली लेते हुए जवाब दिया, लाशें कभी नहीं मरती सेवक जी, वक्त आने पर लाशें भी जिंदा हो जाती है। तो सेवक ने मुझसे पूछा, पर अब उसकी लाश का और इस मामले का क्या संबंध है? संबंध है सेवक जी, प्रधान जी ने अभी अभी कहा था कि उसकी मौत भी इसी तरह हुई थी। उसके चेहरे की भी चमड़ी गायब थी और इस लाश के भी चेहरे की चमड़ी गायब थी। तो अब एक लाश ही दूसरे लाश का राज खोल सकती है। तभी प्रधान जी ने आगे आते हुए कहा, हाँ साहब, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। गांव के कई सारे लोगों का कहना है कि उस कोठी में माया की लाश रहती है। कई लोगों ने तो उसे देखने का दावा तक किया है। तो मैंने ऐसे ही प्रधान के सेवक से सवाल किया, क्या तुमने देखा है? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मतलब पता नहीं किसने देखा है। किसी ने बस उसके रोने की आवाज़ें सुनी है। तो कभी कभी वहाँ से गुजरते हुए लोगों को उसकी चीख पुकार सुनाई देती है। बाकी मैंने खुद से कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो ये आवाज़ें कब सुनी है? मतलब कल, परसों, नरसों? तब प्रधान जी ने मेरी बात का जवाब दिया, अरे ये चित्रा तो अब यहाँ आई है। कोठी तो पिछले 5-6 सालों से बंद पड़ी थी, पर मजाल है जो कोई अंदर जाने की हिम्मत तक करे। हाँ, पर सुना है कि एक चोर ने एक रात वहां जाने की हिम्मत की थी। वो कोठी के अंदर तक गया था और वापस बाहर आया भी, पर उसके बाद वो पागल हो गया और गांव में यहां वहां चीखता चिल्लाता घूमने लगा। लोगों से कहता था कि उस कोठी में भूत है, लेकिन बाद में वो कहां गायब हो गया पता नहीं। मैंने मन ही मन में कहा, मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट। चलो इस चोर को भी ढूंढ लेते हैं। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। वैसे तो कई थे, पर जो बहुत जरूरी थे वो 2 थे। एक तो माया की लाश के बारे में और उसकी मौत के बारे में पता लगाना, और दूसरा ये कि उस चोर को ढूंढना, क्योंकि एक वही था जो बता सकता था कि उसने उस कोठी में क्या देखा था। हो सकता है कि शायद उसने माया की लाश को देखा हो, तो वहां का खाना पीना होने के बाद
मैं आगे की तलाश के लिए निकल पड़ा। पुलिस स्टेशन वापस जाते जाते मैं चित्रा जी के कोठी की तरफ मुड़ गया। जाते जाते मैं उस हादसे वाली जगह को देखना चाहता था, पर कोठी के दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। मैंने उतरकर आसपास देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था। आखिरकार मैं सीधे पुलिस स्टेशन आ गया। भानु हवलदार कब के घर जा चुके थे। मुझे भी थकावट की वजह से नींद आ रही थी, तो मैं वहीं विश्राम कमरे में सोने चला गया। अब कही सुनी बातें और खबरें तो हमारे पास बहुत थी, पर कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे हम साबित कर सके कि खून चित्रा जी ने ही किया है। दूसरी बात यह थी कि बार बार उनके बारे में सोचकर उन पर मेरा दिल आ गया था, क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत थी। तो अब दिल है कि मानता नहीं। इसलिए हमने सोचा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाथ नहीं आ जाती, आगे की पूछताछ करने में कोई फायदा नहीं है। मैं उस भूत वाली बात का चित्रा जी और उनकी बहन माया, इनका कोई भी संबंध नहीं जोड़ पा रहा था। बचपन में सुना था कि चुड़ैल इंसानों के रूप में इंसानों के बीच ही रहती है और वो बहुत खूबसूरत भी होती है। मन में एक विचार आया कि कहीं ये चित्रा जी कोई चुड़ैल तो नहीं। फिर मैंने अपने आप में ही हंसते हुए उस बात को टाल दिया। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि सब जल्दी जल्दी पता चल सके। 4 दिन वेट करने में ही चले गए और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ आई। एक हवलदार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर पुलिस थाने आ पहुंचा, तो मैंने उसे ही वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़कर सुनाने को कहा। पोस्टमार्टम के मुताबिक विक्टिम की मौत हार्ट अटैक से हुई है और उसने खुद ही अपने हाथों के पंजों से अपने चेहरे को और अपने बदन को बेरहमी से नोचा है। उसके हाथों में कुछ कपड़ों के धागे जरूर मिले हैं, लेकिन वो भी किसी आदमी के शर्ट या कपड़े के हैं। उसकी दोनों आंखें उसी के पेट में पाई गई है। मतलब ये कि उस आदमी ने खुद ही अपनी आंखों को निकालकर उन्हें चबाकर निगल लिया था। ये सब सुनने के बाद मुझे फिर से उल्टी जैसा हुआ और मैं उस हवलदार पर चिल्ला उठा, अबे ये क्या है बे? ये कौन सा रिपोर्ट है? साला मौत का कारण बता रहे हो या डरा रहे हो? मेरी आवाज सुनकर हवलदार सहम गया। साहब, रिपोर्ट में तो यही सब लिखा है, मैंने अपने आप को शांत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, रख दो इसे यहीं पर, हमारे भानुजी आएंगे तो देख लेंगे। अच्छा हुआ कि हम नहीं पढ़े, वरना उसी रिपोर्ट पर उल्टी कर देते। उस दिन मुझे वारदात की जगह पर जाना था, लेकिन उसी दिन भानु स्टेशन के किसी काम के सिलसिले में जिले के पुलिस थाने चला गया था। वो दिन भर वापस नहीं लौटा। आखिरकार अंधेरा होने पर मैं अपने घर चला गया। आज भी मेरी नींद की आंख लगी पड़ी थी। साले हम चित्रा जी से मिलने को जितने आतुर हुए जा रहे थे, ये जालिम रिपोर्ट हमें उतना ही उनसे दूर कर रहा था। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हादसा वारदात की जगह का हमने खुद अब तक मुआयना नहीं किया था। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट केस से भी ज्यादा पेचीदा थी। उस रिपोर्ट से कुछ भी साबित नहीं हो रहा था कि किसने उस आदमी का इतनी बेरहमी से खून किया होगा, पर कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे थे। वैसे भी मेरा दिल ये कह रहा था कि चित्रा जी जैसी सुंदर औरत खूनी नहीं हो सकती। इतनी सुंदर औरत कैसे इतनी बेरहमी से किसी का खून कर सकती है? अब तो खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। उसके अगले ही दिन मैं भानु को लेकर सीधे चित्रा जी के कोठी जा पहुंचा। मैंने पहले तो बाहर से चारों तरफ से उस कोठी को देख लिया। कोठी पत्थरों से बनी हुई थी, पुराने जमाने की बनावट थी। कोठी के ऊपर भी एक मंजिल थी और शायद वहां एक कमरा भी था। बाकी कोठी की बनावट ऐसी थी कि बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं उस वक्त हमारे दिमाग में क्या आया और हमने भानु से पूछा, अब भानु जी एक बात बताइए, सुना है कि जो चुड़ैलें होती हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होती है, क्या ये सही है? तो भानु ने चलते चलते ही जवाब दिया, हाँ हमने भी सुना है। हम दोनों कोठी का चक्कर लगाकर वापस उस कोठी के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और फिर मैंने भानु से पूछा, अरे सुना है ना, तो बताइए ना सच क्या है? तभी अचानक से कोठी का दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही हमें चित्रा जी के सुंदर चेहरे का दर्शन हुआ। उन्हें देखते ही हमारा चेहरा खिल उठा, चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पर चित्रा जी ने अपने पुराने अंदाज में ही हमारा स्वागत किया। आइए अंदर आइए, अंदर से भी देख लीजिए। मैंने भानु की तरफ देखते हुए चित्रा जी से सवाल किया, जी
आपको कैसे पता कि हम कोठी देखने आए हैं? चित्रा जी ने अंदर जाते हुए कहा। हमारी कोठी में हर मकान में, हर कमरे की दीवारों में एक तरह का सुराग बना हुआ है जिनका मुंह नीचे की तरफ है। तो मैं किसी भी कमरे में हूँ और अगर कोई अनजान आदमी बाहर घूम रहा होगा तो हमें आसानी से नजर आ जाता है। हाँ, अच्छा, मतलब आपने हमें बाहर से चक्कर काटते हुए देख लिया था? उन्होंने फिर ठंडी आवाज में जवाब दिया। जी नहीं। उनका जवाब सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं ये मकान सच में भूतिया तो नहीं। तब चित्रा जी ने आगे कहा, आप जो बाहर इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे ना, उसे सुनकर हमें पता चला कि आप आए हैं। तो फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मतलब पुलिस की तरह आप भी टैलेंट रखती हो। चलो अच्छा है, हमें तो बस थोड़ी पूछताछ करनी थी और बस उस वारदात वाली जगह को देखना था जहां से आपने वो चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। मेरी बात सुनकर चित्रा जी ने मुझे पत्थरों से बनी एक सीढ़ी की तरफ इशारा किया। यहाँ ऊपर माड़ी पर आइए। हम उनके पीछे पीछे उस सीढ़ी को चढ़ने लगे। ऊपर जाते जाते मैंने उनसे पूछा, आपका कमरा कहाँ है? नीचे है, मैं ज्यादातर नीचे ही रहती हूँ। ऊपर नहीं आती? अच्छा। ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं नीचे के कमरों को, नीचे की जगह को देख रहा था। नीचे बीचों बीच एक खुला बड़ा आंगन था और उसके आसपास चारों तरफ 5 कमरे थे। 2 कमरे दाईं तरफ थे और 2 कमरे बाईं तरफ थे और एक कमरा आंगन से सीधे सामने की तरफ था। आपके पिताजी ने बहुत ही बढ़िया कोठी बनाई है। बड़ा आंगन, बड़े कमरे, सब कैसे खुला खुला है ना। तब चित्रा जी ने वहीं से एक चाबी उठाते हुए कहा, बचपन में हम बहनें यहीं इसी आंगन में खेला करते थे। बाबा ने हमारी सुरक्षा के लिए ही ऐसा मकान बनवाया था। हम जब ऊपर गए तो देखा कि ऊपर भी एक कमरा था जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। मकान की हालत देख लग रहा था कि वो कई सालों से बंद पड़ा है, पर उस पर जो ताला था वो ज्यादा पुराना नहीं था। मैंने उस ताले को छूकर देखा। तभी चित्रा जी ने कहा, मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हो कि मकान तो सालों से बंद पड़ा है, पर यह ताला नया कैसे? तो उस रात जो कोई यहां आया था उसी ने इस कमरे के ताले को तोड़ा था, जो कि आपके लोगों ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। और यह कमरा मेरी बड़ी बहन का है। उसके गुजर जाने के बाद से यह कमरा बंद है। यहां उसकी यादों की सिवाय कुछ भी नहीं है। चित्रा जी का जवाब सुनकर मैं तो चौंक गया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही होशियार थी, पर उनकी बहन के बारे में सुनकर मैंने भी उन्हें ये जताने की कोशिश की कि मैं भी आपकी तरह होशियार हूं। और फिर मैंने उनसे कहा, हाँ, जानता हूं आपकी बहन के बारे में। माया नाम था ना उनका? तो चित्रा जी ने उतने ही ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, छाया था। छाया हम तीनों में सबसे बड़ी थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि प्रधान जी ने तो कहा था कि वो 2 बहनें हैं, चित्रा और माया। ये तो 3 बता रही है, चित्रा, माया और छाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं भी उस चोर की तरह पागल हो जाऊंगा। तब चित्रा जी ने आगे कहा, आप आगे कुछ पूछो, उससे पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ। मैं चित्रा हूँ। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं, मुझसे बड़ी माया और उससे बड़ी छाया थी। छाया जब 30 साल की थी तब उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के 3-4 महीने में ही हमारे माता पिता भी सदमे के चलते गुजर गए। मेरी बड़ी बहन धीरे धीरे पागल हो गई। एक दिन उसकी भी मौत हो गई और फिर मैं इस कोठी को छोड़कर चली गई। मैंने उस वक्त ठीक से चित्रा जी के चेहरे को देखा था। इस बात को कहते वक्त उसके चेहरे पर जरा भी दुख, जरा भी दर्द नहीं था। ये सब कुछ वो किसी मुर्दे की तरह बता रही थी। इसलिए मैंने आगे पूछा, और उसके बाद आपके 2 बेटों और पति की मौत हो गई, है ना? मेरी वो बात सुनते ही टक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आपको ये अजीब नहीं लगता कि आपके घर में एक के बाद एक मौतें हो रही है, जैसे आपके घर को किसी का श्राप लगा हो? चित्रा जी ने
अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसी रूखेपन से जवाब दिया, आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ खून के बारे में। और कोठी की जांच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इतना कहकर वो मेरे हाथ में चाबी थमाकर नीचे चली गई। मैं चित्रा जी को नीचे जाते हुए देख रहा था तो तब भानु मुझे देख रहा था। फिर मैंने भानु को देख चाबी उसके हाथ में थमाते हुए कहा, खोलो यार दरवाजा, आए हैं तो देख भी लेते हैं। हमने उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन की। वैसे उस कमरे में देखने लायक या जांच करने लायक कुछ भी नहीं था। एक पुरानी लकड़ी की खाट थी, एक छोटी अलमारी थी, सामने दीवार पर एक आईना लगा था और फर्श पर कुछ बर्तन यहां वहां बिखरे पड़े थे। एक दो कटोरी, एक दो ग्लास और एक थाली। कुछ घसीटने के निशान थे जो कि ताज़ा लग रहे थे, बाकी कुछ भी नया नहीं था। तब मैंने भानु की तरफ देखा तो भानु ने झट से जवाब दिया, जी रिपोर्ट में इसका वर्णन हमने लिख रखा है, मतलब ये जो घसीटने के निशान है इसके बारे में। बाहरी कोने में झूला भी है, वो भी लिखा है। मैंने उस कमरे से बाहर जाकर देखा, वहां एक लोहे का पुराना झूला था जिसे जंग लगा था। ऊपर की जांच कर हम वापस नीचे आ गए। चित्रा जी तब तक हमारे लिए चाय बनाकर लाई थी। हम वही बैठकर चाय पीते हुए उन्हें घूर रहे थे। शायद उन्हें भी ये पता था कि हम उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो बार बार अपनी नजर चुरा रही थी। अच्छा, तो आपने सिर्फ चीखें सुनी थी, मतलब आवाजें सुनी थी, बाकी आपने कुछ देखा नहीं है, बराबर? जी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मुझे यहाँ आए बस कुछ ही दिन हुए हैं। पहले ही मैं घर के हालातों के चलते डरी हुई थी, इसलिए मैं अंधेरे में कमरे से बाहर नहीं गई। पर अब तक इतनी मौतें देख चुकी हूँ कि सुबह जब मैंने उस आदमी की लाश देखी तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा, न कुछ महसूस हुआ। हाँ अच्छा ठीक है। ऐसा कहते हुए मैंने चाय खत्म की और भानु से कहा, हाँ क्या तुम्हें कुछ पूछना है? भानु को अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोल पड़ूंगा, तो वो हड़बड़ाकर बोला, जी सर आप ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मैं प्याली नीचे रखते हुए उठकर खड़ा हो गया। अच्छा चलो चलते हैं, जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए फिर से आना पड़ेगा। चित्रा जी ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर ठीक है कहा। हम दोनों भी उस कोठी से बाहर निकल पड़े। पर यह कहानी कदम कदम पर मुझे एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही थी। पहले तो इस औरत का अचानक से यहां आ जाना, उसके आने के कुछ दिन बाद ही किसी की मौत हो जाना, इसके घर वालों की एक के बाद एक मौत होना, प्रधान जी का यह बताना कि इसकी 2 बहनें थी और चित्रा जी का यह कहना कि वो 3 थी। मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। पर साला ये जिसकी मौत हुई थी वो कौन था? मतलब जिसकी मौत हुई है उसके बारे में अब तक तो हमें कोई भी सबूत नहीं मिला था। वो कौन है और क्या है अभी तक कुछ पता नहीं था, और केस तो किसी दूसरी ही तरफ जा रहा था। मैंने चलते चलते ही भानु जी से कहा, भानु जी इस गांव में कोई भी लापता नहीं है, मतलब जो मरा है वो इस गांव का नहीं हो सकता। तो आप आज के आज ही आसपास के गांव के पुलिस स्टेशन को यह खबर भेज दो कि पिछले 7 से 8 दिनों में 30 या 35 साल का कोई भी आदमी लापता होने की कोई खबर हो तो उसकी रिपोर्ट हमें भेज दे। भानु जी ने जी सर करते हुए बाइक स्टार्ट की और हम वापस अपने ठिकाने के लिए निकल पड़े। 2-3 दिन और गुजर गए और एक रिपोर्ट हमारे पास आ गई कि पास के एक गांव से एक आदमी लापता है। हमने उसी दिन एक हवलदार को भेजकर उनके घर वालों को लाश की पहचान करवाने के लिए कहा। तब पता चला कि जिनके घर से वो आदमी गायब था वो उसी औरत का पति था। उसका चेहरा देख वो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उसके कपड़ों और बाकी चीजों से उसकी पहचान हो गई। और पूछताछ करने पर पता चला कि उसका एक साथी और था जिसे सब लंगड़ा लाल कहते थे। वो दोनों भी साथ में मिलकर छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। लंगड़ा लाल के बारे में और पूछताछ करने पर पता चला कि वो एक छोटा मोटा चोर है जो कि घटना के दिन से गायब है। उसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। हमने तुरंत आसपास के थाने में यह खबर कर दी कि लंगड़ा लाल जहां भी दिखाई दे
तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद करीबन 10 दिन गुजर गए। अब तक हमें लंगड़ा लाल के बारे में कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं मिला था। हमने उसे हर एक मुमकिन जगह पर ढूंढा था, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं कि उसे आसमान निगल गया था या जमीन खा गई थी। तंग आकर मैंने उस दिन सुबह ड्यूटी पर जाते ही छुट्टी की अर्जी डाल दी और भानु से कहा, कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। लंगड़ा लाल कहीं भी दिखाई दे या उसकी कोई भी खबर मिले तो उसे पकड़कर मुझे खबर कर देना, मैं तुरंत यहां आ जाऊंगा। तभी प्रधान जी का सेवक दौड़ता ही वहां आ गया। उसे देखते ही मैंने कहा, अबे इस साले को अंदर डालो बे, ये हमेशा भागता रहता है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे साहब, प्रधान जी ने भेजा है, उनके बेटे की शादी है ना आज, तो वो आपको न्योता देना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो मैंने उसे टालते हुए कहा, अबे हमें क्यों बुला रहे हो, हम कौन सा उनके रिश्तेदार लगते हैं। तभी भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, बुला रहे हैं तो हो लीजिए, इसी बहाने मिलना जुलना भी हो जाएगा। मैं समझ गया कि भानु किससे मिलने जुलने की बात कर रहा था, तो मैंने उस सेवक को देखते हुए कहा, समझ रहे हो। उसने अपना सर ना में हिलाया। अच्छा चलो निकलो, हम शाम को आते हैं ड्यूटी खत्म करके। अब मैं बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था। शाम होते ही मैं स्टेशन से तैयार होकर अपनी खटारा बाइक लेकर कटनी गांव की तरफ निकल पड़ा। चित्रा जी के मकान को देखते हुए पहले तो हम सीधे प्रधान जी के घर चले गए। वहां हमने बातों बातों में गांव के कई लोगों से चित्रा जी और उनकी बहन के बारे में पूछा, पर उस कोठी का या फिर उनका नाम लेते ही लोग या तो डर जाते थे या फिर बात करने से मना कर देते थे। बाकी जिस किसी ने बात की, उनका कहना था कि वो सिर्फ 2 बहनें थीं, तीसरी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। तो किसी ने कहा कि चित्रा और माया दोनों भी अच्छे स्वभाव की थी। पता नहीं कि उनके घर को किसकी नजर लग गई थी। इस सब में किसी ने भी उसकी तीसरी बहन छाया का जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैंने फिर से इस बारे में प्रधान जी से बात नहीं की। अब जो भी बात करनी थी वो चित्रा जी से करनी थी, क्योंकि अब सारा शक उन पर जा रहा था। फिर वहां खाना पीना खत्म कर मैं सीधा चित्रा जी की कोठी पर चला गया। अपने कपड़े वगैरह सब ठीक ठाक कर मैं उनकी कोठी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने 2-3 बार दरवाजे की कुंडी बजाई। वो पुराने जमाने की कुंडी थी। बहुत देर तक कुंडी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो फिर मैंने उन्हें आवाज दी, चित्रा जी, ओ चित्रा जी, हम हैं इंस्पेक्टर। अरे डरने की कोई बात नहीं है। तब जाकर चित्रा जी ने अचानक से दरवाजा खोला, लेकिन मेरे सामने वो चित्रा जी नहीं थी जिन्हें मैंने देखा था। इनका रूप बहुत ही भयानक था। उनका वो रूप देखकर मैं डर गया और थोड़ा पीछे हट गया। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर माथे पर कुमकुम भरा पड़ा था। उनका चेहरा पूरा लाल हो रखा था। पता नहीं कि माथे से लाल लाल पसीना टपक रहा था या वो खून था। सांस तो ऐसे चल रही थी जैसे कहीं से दौड़ कर आई हो। बाल खुले और बिखरे थे। सुना था कि सुंदर औरतें चुड़ैल से कम नहीं होती, और आज शायद मैं उसका असली रूप देख रहा था। मैंने पीछे हटते हुए हड़बड़ाते हुए ही कहा, जी वो आपको बस ये बताने आया था कि खूनी का पता लग चुका है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। चित्रा जी ने उस भयानक अवतार में मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, हो गया, अब जाओ यहां से, तुम कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं, चले जाओ यहां से। दोस्तों, कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और कहानी का दूसरा और आखिरी भाग आने वाले 2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।